हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और गाइस हम जो डायरेक्टिंग चैप्टर अपना शुरू किया हुआ था हमने लास्ट लेक्चर में, तो चलिए उसे आगे कंप्लीट करते हैं। दो उसमें हमारे टॉपिक्स बीच में कंप्लीट हो चुके थे, सुपरविजन एंड मोटिवेशन। अगर आपको उन्हें देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी हम इस लेक्चर में लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तरीके से। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे पहले आता है लीडरशिप। लीडरशिप है क्या? लोगों को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना है, उन्हें इस तरीके से आपको लीड करना है कि वो अपना काम विलिंगली करें, ठीक है, और इतना विलिंगली करें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव हो पाए। तो यही तो है लीडरशिप, ठीक है। अब लीडर्स अलग अलग तरीके से लीड करते हैं अपनी टीम्स को, ठीक है। डिफरेंट लीडर्स का डिफरेंट तरीके होते हैं। तो बेसिकली 3 तरीके होते हैं, 3 तरह के होते हैं: ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसेस-फेयर। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोक्रेटिक के बारे में। तो इसमें क्या होता है, सिंपली एक लीडर है, वो एज सच ऑर्डर्स दे रहा है अपने सबॉर्डिनेट्स को, और उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उन्हें बिना कोई भी सवाल उठाए उस ऑर्डर को कंप्लीट करना है, उस ऑर्डर को फॉलो करना है जो भी उसने ऑर्डर दिया है, ठीक है। ना तो वो कोई सवाल उठा सकते हैं, ना ही वो कोई सजेशन वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक तरीके से वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि बस लीडर ही अपनी बात सबॉर्डिनेट्स को कह पा रहा है, सबॉर्डिनेट्स अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, लीडर जो है वो डॉगमेटिक, यानी कि लीडर नहीं चाहता कि उसे कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट करे, या फिर जो भी उसने डिसीज़न लिया है वो उसे दोबारा से चेंज करे, ठीक है। तीसरा, कि जो भी उसने पॉलिसीज़ बनाई हैं वो अपने हिसाब से बनाता है, वो किसी को भी कंसल्ट नहीं करता अपने सबॉर्डिनेट्स में से, ठीक है। और जो भी उसने काम दिया है उसके रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड है कि वो किसी को पनिशमेंट देगा या रिवॉर्ड देगा। यानी कि जो कुछ भी उसने कहा है लीडर ने, सबॉर्डिनेट्स को ऐसे फॉलो करना पड़ेगा। लीडर बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ भी सिर्फ एक बॉस है जो कि ऑर्डर्स दे रहा है, ठीक है, और बहुत ही स्ट्रिक्ट सा सिस्टम है ये, इसलिए इसे बोलते हैं बॉस सेंटर्ड लीडरशिप, मतलब इसका दूसरा नाम ये भी है। अब ऐसी लीडरशिप कहाँ कहाँ पे सेट बैठती है, जो आपकी केस स्टडीज़ होती हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बात बता रही हूँ। ऐसी लीडरशिप कहाँ पे सेट बैठती है, जहाँ पे डिसीज़न मेकिंग के लिए बहुत कम टाइम रहता है, वहाँ पे जहाँ पे ऑन द स्पॉट कई बार डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सबॉर्डिनेट्स के साथ डिस्कशन करने का टाइम नहीं बचता है, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है बच्चों, इसका फ़ायदा ये है कि अगर जो भी काम उसने दिया है सबॉर्डिनेट्स उसे ऐसे उसी टाइम फॉलो करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बिना कोई क्वेश्चन के वो उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, उस टारगेट को अचीव करेंगे, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो एक एग्जांपल दी है, जैसे कि एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र का काम होता है प्रोडक्टिविटी टाइम पर, रीजनेबल टाइम पर कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल को फॉलो कर सकता है। दूसरा इसका फ़ायदा है क्विक डिसीजन मेकिंग, उसी टाइम पे हम डिसीजन ले सकते हैं ऑन द स्पॉट, मैंने आपको अभी भी बताया, ठीक है। तो ये हो गया ऑटोक्रेटिक स्टाइल के बारे में। दूसरा हमारे पास लीडरशिप स्टाइल आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी की तरह चलता है, ठीक है, यानी कि सभी सबॉर्डिनेट्स को एक मौका मिलता है अपने कंसल्टेशन देने का, अपनी सजेशंस देने का, ठीक है। तो लीडर जो है वो सबॉर्डिनेट्स के साथ कंसल्ट करके ही कोई भी डिसीज़न लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे लीडर जो है वो अपने सारे के सारे सबॉर्डिनेट्स को encourage कर रहा है कि वो डिसीज़न मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और यहाँ पे जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो सभी डिसीज़न में मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए ऐसे स्टाइल को हम ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप या फिर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके अपने फ़ायदे हैं, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, देखिए पहले तो इस डायग्राम से अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे है बॉस, ठीक है, और ये सारे सबॉर्डिनेट्स बैठे हैं। तो बॉस इससे भी बात करेगा अलग से, इसे अपनी बारे में अपनी पॉलिसी के बारे में बताएगा जो ये सोच रहा है, और ये भी अपनी सजेशंस देगा। तो इस तरीके से हर एक के साथ एक मीटिंग रखेगा, या फिर अलग से एक इन सभी की इकट्ठी मीटिंग रखेगा और इनसे सजेशंस लेगा, ठीक है। अब इसके फ़ायदे ये हो सकते हैं
कि यहाँ पे जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें एक रिकॉग्निशन मिल रही है, उन्हें लग रहा है कि हाँ ये फर्म हमारी ही है, क्योंकि ये हमारे डिसीजंस के अकॉर्डिंगली भी चलती है, हमारे से भी सलाह लेते हैं, ठीक है। तो वो जॉब को ज़्यादा अच्छे से करेंगे, ज़्यादा दिल लगा के करेंगे, ज़्यादा मन लगा के करेंगे, तो फिर काम ज़्यादा अच्छा आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इससे ये एक फ़ायदा हो गया, ठीक है। और जो लीडर है उसे ज़्यादा सजेशंस मिल जाती हैं, अच्छी सजेशंस मिल जाती हैं, जिससे वो अच्छे डिसीजंस भी ले पाता है, ठीक है। अब बात करते हैं लेसिस फेरे जो है हमारा लास्ट लीडरशिप स्टाइल, उसके बारे में। लेसिस का मतलब होता है टू लेट या फिर टू अलो, ठीक है। और फेरे का मतलब होता है टू डू, यानी कि अलाउ टू डू बेसिकली। तो लेसिस फेरे का मतलब क्या हो गया कि जो भी सबॉर्डिनेट्स की एक्टिविटी हैं उन्हें करने दो, अपना काम करने दो, बस एक टारगेट दे दो, जैसे मर्जी उस टारगेट को फॉलो करें, मतलब उस टारगेट को वो अचीव करें बाय हुक एंड क्रुक इन एनी वे, ठीक है। तो मतलब जो बॉस है उसे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करनी है, बस वो उन्हें उनका टारगेट दे देता है और जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है वो बता देता है, ठीक है। तो नो इंटरफेरेंस इन द एक्टिविटीज़ ऑफ सबॉर्डिनेट्स, ये होता है इस स्टाइल में। अच्छा, अब ऐसा कहाँ पे हो सकता है? ऐसा वहाँ पे हो सकता है, केस स्टडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। ऐसी स्टाइल कहाँ पे फॉलो की जा सकती है? जहाँ पर एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, ठीक है। तो डॉक्टर्स ऑलरेडी उन्हें पता है कि पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करना है, तो जिसका हॉस्पिटल है वो हर एक डॉक्टर को नहीं बताएगा कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो वो बस टारगेट दे देगा कि आपके अगर आइज़ के सारे पेशेंट्स हैं या फिर गले के सारे पेशेंट्स हैं या जो भी किसी बॉडी पार्ट के पेशेंट्स हैं, ठीक है, वो आपके हैं। तो जो भी मतलब उनकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली वो उन्हें काम दे सकता है, लेकिन हाँ उनकी एक्टिविटीज़ में कोई इंटरफेयर नहीं जाके कर सकता वो, ठीक है। और जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं, ग्रुप मेंबर्स हैं, वो अपने अपने टास्क पर काम करते हैं और जो भी उनके अपने इश्यूज़ होते हैं वो खुद ही रिजॉल्व करते हैं। और जो लीडर है, मैंने आपको भी बताया, वो तो सिर्फ उनको टास्क देता है जो कि उन्हें कंप्लीट करने हैं या फिर उन्हें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ज़्यादा सारा काम कौन कर रहा है? सबॉर्डिनेट्स ही कर रहे हैं, तो इसलिए इसे सबॉर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए जो है वो लीडर है और ये हैं हमारे सबॉर्डिनेट्स BCDE, ठीक है। तो ये सारे एक दूसरे के साथ बात वगैरह कर सकते हैं, अपना काम बस इन्हें टास्क दिया हुआ है, ये कंप्लीट करने हैं बस, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लेसिस फेरे है, इस बात में एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे लीडरशिप सिचुएशनल भी हो सकती है, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से लीडरशिप का स्टाइल भी बदला जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, चलिए देखिए, एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए की एक कंपनी है जिसमें बी काम नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, मे बी उसका एक्सीडेंट हो गया या उसे कोई काम से जाना पड़ गया, तो इसलिए वो काम में एब्सेंट हो गया, ठीक है। तो जिसके कारण ए का काम पीछे जा रहा है, तो ए ने अपने बाकी के सबॉर्डिनेट से बात करी इसके बारे में, ठीक है, कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, इतनी सेल्स चाहिए इस साल, नहीं तो हमारी कंपनी लॉस में जा सकती है। तो उन्होंने सबने कहा कि हम लोग ओवर टाइम करेंगे, आप अपनी कंपनी को डुबाने से बचाएंगे, ठीक है, डुबाने से बचाएंगे। तो फिर इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ए ने कैसे रिएक्ट किया है, आपको ये बताना है। कौन सा लीडरशिप स्टाइल है ये? उसने दूसरों से सजेशन ली है, उसने पहले अपनी प्रॉब्लम बताई और सजेशन लेके ओवर टाइम करने को उसने हामी भरी है। तो यहाँ पे अगर उसने सजेशंस लिए तो ये हो जाएगा डेमोक्रेटिक स्टाइल, ठीक है। और सेम केस में, यहाँ पे सेम केस में ही अगर लेट्स से कि ये जो बी बाहर गया था, ये बीमार था, इसलिए ये काम पे नहीं आ पा रहा था, ठीक है, और अब ये ठीक हो गया है और अब ये फिर से कंपनी में वापस आ रहा है। तो ए ने कहा कि चलिए इसके वेलकम के लिए हम लोग एक वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, और वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज करने को इसने अपने स्टाफ को बोल दिया, एक वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसका बजट ये है, जो कुछ मर्जी जैसे मर्जी आप अरेंज कर लेना इस दिन को जब ये वापस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ने किस तरीके से अपना लीडरशिप स्टाइल रखा? लेसिस फेरे के सिस्टम तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो लीडरशिप है वो सिचुएशन के हिसाब से उसका स्टाइल भी चेंज हो रहा है। तो ये तो हो गया लीडरशिप के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा अभी तक लीडरशिप क्या है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना ताकि वो काम अच्छे से कर पाएँ। इसके 3 स्टाइल्स हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसिस फेरे। तीनों को हमने अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। तो कम्युनिकेशन जो वर्ड है ये लेटिन टर्म से बना है, कम्युनिस। कम्युनिस का मतलब होता है कॉमन,
तो कम्युनिकेशन का हम मोटा मोटा अगर मीनिंग निकालें तो क्या बन जाएगा, कॉमन अंडरस्टैंडिंग। अब अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो मैं चीज़ आपको समझाना चाहती हूँ, अगर आप एग्जैक्टली वो ही चीज़ समझ रहे हो, मतलब अब हम दोनों में कॉमन अंडरस्टैंडिंग आ गई है एक टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया कम्युनिकेशन, ठीक है। सो कम्युनिकेशन क्या है, बॉक्स में लिखा गया है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने आइडियाज़ या कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, ताकि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो सके। अब कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, वैसे तो ये बहुत जल्दी से हम यहाँ से करेंगे क्योंकि ये बहुत इजी है और आप लोग एक बार इसे रीड कर लेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ भी आ जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके प्रोसेस के बारे में। देखिए, कोई भी बात करनी है तो सबसे पहले एक उसके लिए सेंडर होता है जो भी बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल अभी आप मेरी बात सुन रहे हो, ठीक है, और मैं बात कर रही हूँ अपनी, मैं बात कर रही हूँ तो मैं सेंडर हूँ, ठीक है। जो भी काम बात कर रहा है वो हो जाता है सेंडर, ठीक है। अब मैंने एक मैसेज आपको भेजना है, ठीक है। उस मैसेज को भेजने के लिए या अपनी बात को कहने के लिए मैं पहले अपने माइंड में एक आइडिया, सजेशंस या जो भी मैंने आपसे बात करनी है उसका कंटेंट इकट्ठा करूँगी, ठीक है। वो एक मैसेज है मेरे पास, उसकी होगी एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब कि अब मुझे जो भी बात आपसे करनी है उसे मैं वर्ड्स में या सिंबल्स में एक्सप्रेस करूँगी, ठीक है। वो हो जाती है एनकोडिंग, यानी कि जो भी हमारे आइडियाज़ हैं उसे कन्वर्ट करना वर्ड्स या सिंबल में हो जाता है एनकोडिंग, ठीक है। फिर वो मीडिया के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, मे बी फेस टू फेस या फिर वीडियो के थ्रू, जिस तरीके से आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर कॉल के थ्रू, किसी भी तरीके से मीडिया के थ्रू आपके पास वो चीज़ पहुँचेगी। फिर आप वो सिंबल्स को, जो मैंने सिंबल्स या वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, आप उन्हें अपने ब्रेन में एज आइडियाज़ एंड जो भी मैं कहना चाहती हूँ उसे अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा डिकोडिंग, ठीक है। अब डिकोडिंग हो जाएगी और उसके बाद वो चीज़ आपके पास पहुँचेगी तो आप हो जाओगे रिसीवर, राइट। तो ये हो गया कम्युनिकेशन का प्रोसेस। और जब आप इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करोगे, अपनी उसे कहेंगे हम फीडबैक देना, ठीक है। और वो रिएक्शन ऑब्वियसली किसके पास जाएगा, फिर से सेंडर के पास जाएगा। तो ये होता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस। अब यहाँ पे नॉइज़ क्या है, नॉइज़ है कि हमारी इस प्रोसेस में कहीं पे भी कोई भी किसी भी प्रकार की अगर ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी रुकावट आई है तो वो है नॉइज़। जैसे कि मे बी अगर मैं वीडियो के थ्रू आपसे बात कर रही हूँ तो वीडियो के कनेक्शन में, आपके इंटरनेट कनेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो दैट इज़ नॉइज़, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस। आई होप दैट वॉज क्लियर। तो चलिए बच्चे अब बात करते हैं कम्युनिकेशन कितनी तरह की होती है। इट्स वेरी इजी। कम्युनिकेशन दो तरह की होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। नाम से ही क्लियर है। फॉर्मल मतलब ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जो कि ऑफिसेज या फिर वगैरह में डायरेक्टली बिजनेसेस में यूज़, ऑफिशियल कम्युनिकेशन यूज़ की जाती है, ठीक है। और इनफॉर्मल जो कि हम नॉर्मली बात करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल से, या फिर अगर हम किसी बिज़नेस यूनिट में काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे 10-12 लोग काम करते हैं, उसमें से 3-4 लोगों का ग्रुप है, फ्रेंड्स ग्रुप है बना हुआ है, हम लोग कैंटीन में जाके अपनी बातें करते हैं। तो ये हो गया हमारा इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन। और अगर हम किसी अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में किसी बॉस से बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो अगर बॉस हमें एम्प्लॉयज़ को कोई भी नोटिस भेज रहा है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू भेजता है, ठीक है। और अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में बैठे हैं या फिर कोई भी ऐसे ही कोई भी बात कर रहे हैं कि और बता कैसा गया दिन वगैरह, तो वो सब हो जाएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंडर, ठीक है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंडर जो चेन है कमांड की, उसे फॉलो किया जाता है। जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि चेन फॉलो होती है, ठीक है, वो उसके भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना नीचे, ठीक है। तो चेन फॉलो होती है उसमें भी कि हम लोग पहले अपने सीनियर से बात करेंगे, फिर वो अपने सीनियर से बात करेगा, और ऐसे ऐसे करके फाइनली टॉप मैनेजमेंट तक बात पहुंचेगी हमारी, अगर हम लो लेवल पे काम कर रहे हैं या जो से भी लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो होती है चेन, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मल के मेरिट्स क्या हैं और डिमेरिट्स क्या हैं, और इनफॉर्मल के मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं। अब आप लोगों को पता ही है क्या हो सकते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल के। यहाँ पर कोई भी र्यूमर्स वगैरह इजीली स्प्रेड हो सकते हैं, और हाँ, यहाँ पे कोई भी बात करनी है तो ईजी भी पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एक मेरिट और डिमेरिट दोनों इसका बता दिया। यहाँ पे बात करें
तो प्रोडक्टिविटी बनी रहती है, ठीक है, क्योंकि एक फॉर्मल स्ट्रक्चर पूरा मिला होता है। और डीमेरिट ये है कि कई बार डिसीजन मेकिंग में डिले भी हो सकती है, या फिर कोई भी बात अगर कहनी है तो वो बात करने में भी डिले हो सकता है, क्योंकि ये पूरी चेन को फॉलो करके जाना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने एक एक बता दिया, आप 2-3 खुद से भी सोचिए, ज़रा सा खुद के अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब फॉर्मल जो है यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ये कितने तरह की होती है? ये 2 तरह की होती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब वर्टिकल भी आगे फर्दर 2 तरह की होती है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। कैसे होती है उसको पहले अभी करते हैं। पहले अभी हॉरिजॉन्टल को देखिए। हॉरिजॉन्टल यानी कि सपोज ये प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है और ये फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, ठीक है, और ये प्रोडक्शन मैनेजर बैठा है और ये फाइनेंस मैनेजर बैठा है। ये दोनों अगर आपस में बात करें तो हॉरिजॉन्टली, क्योंकि दोनों सेम पोस्ट पर ही हैं, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो रही है और दोनों ही मैनेजर्स हैं और अपने काम से रिलेटेड बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग आवर्स में बैठकर, तो ये हो जाएगा फॉर्मल, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बात करें वर्टिकल के बारे में, तो वर्टिकल हमारे पास 2 तरह की होती है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। यहाँ पे क्या है कि एक डिपार्टमेंट के अंदर ही बातें हो रही हैं, अगर कोई भी बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर ही अगर हम कोई बात कर रहे हैं, अगर मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रहा है काम के रिलेटेड, तो वो हो जाएगा वर्टिकल डाउनवर्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। और अगर ये सेम पोस्ट वाले बात करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से, तो वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अच्छा, अब अपवर्ड और डाउनवर्ड का ये रोल है कि अगर सुपीरियर सबॉर्डिनेट से कोई भी पॉलिसी वगैरह बता रहा है तो वो हो जाता है डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, और अगर सबॉर्डिनेट अपनी कोई भी सजेशन या अपनी कोई भी कंप्लेंट सुपीरियर के आगे रख रहा है तो वो हो जाता है अपवर्ड, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो फॉर्मल या इनफॉर्मल वे है, ये भी डिफरेंट नेटवर्क के थ्रू ही बात हो पाती है। नेटवर्क कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी कि एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा पैटर्न जिसमें कम्युनिकेशन फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये भी बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहले आता है सिंगल चेन। सिंगल चेन यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो हर सुपीरियर से लेके अपने सबऑर्डिनेट तक बात पहुंचती है और फिर फाइनली नीचे पहुंचती है, ऊपर से नीचे चेन को फॉलो करती हुई आती है, तो ये हो जाती है सिंगल चेन। दूसरा आता है व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क में क्या होता है कि सारे सबऑर्डिनेट्स एक के अंडर होते हैं और वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, डायरेक्टली अपने बॉस से ही बात करेंगे, ये आगे किसी से बात कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है व्हील नेटवर्क। अब थर्ड होता है सर्कुलर। सर्कुलर में क्या होता है कि हर पर्सन अपने आसपास के दोनों से बात कर सकता है, मतलब ए बी और सी से बात कर सकता है, सी ए और डी से बात कर सकता है, डी सी एंड ई से बात कर सकता है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। और नेक्स्ट है हमारे पास फ्री फ्लो। फ्री फ्लो, अब इसमें तो कोई भी कहीं पे भी बात कर सकता है, ठीक है। सो देयर इज़ अ फ्री फ्लो। एक आता है इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी क्या होता है, या तो यहाँ पर जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपने अल्टीमेट बॉस के साथ बात कर सकते हैं, मैनेजर के साथ बात कर सकते हैं, या फिर जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट के साथ भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड वी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब ग्रेप वाइन नेटवर्क्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। अच्छा बेटा, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसे ग्रेप वाइन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। तो इनफॉर्मल में कौन कौन से नेटवर्क्स होते हैं, यानी कि ग्रेप वाइन में कौन कौन से नेटवर्क्स होते हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। तो यहाँ पर एक आता है सिंगल स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड में सीधे से बात हो रही है, यहाँ पे एक्स वाई के साथ बात कर रहा है, ठीक है। गॉसिप, जैसे एक ग्रुप में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि पर्टिकुलरली किसी को टारगेट नहीं किया कि मुझे इसी से बात करनी है, हम जस्ट ग्रुप में बैठे हैं और कोई भी पर्सन आके बात कर रहा है अपनी, तो वो हो जाता है जैसे हम गॉसिपिंग करते हैं, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी मेथड, यानी कि रैंडमली हम किसी से बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स इससे भी बात कर रहा है, इससे बात कर रहा है और इससे भी बात कर रहा है, और ये आगे इससे बात कर रहा है, ठीक है। तो ये बेचारा अकेला बैठा है, तो ये आ जाता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी मेथड, यानी कि रैंडमली किसी से भी बात कर रहे हैं। और क्लस्टर का मतलब सिर्फ हम अपने ट्रस्टेड से जिनके ऊपर हमें भरोसा है सिर्फ उन्हीं से बातें करते हैं,
तो ये आ जाता है इनफॉर्मल में, यानी कि नॉर्मली हम अगर कैंटीन में बैठ के किस तरीके से बात करते हैं, ये 4-5 तरीके हैं। ठीक है, अब आता है मेन टॉपिक कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का अभी तक का इजी टॉपिक था, जस्ट आपको गो थ्रू करवाना था, तो इसलिए थोड़ा सा पड़ गया। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स आते हैं। बात एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंचने में कौन कौन सी रुकावटें आती हैं, बैरियर्स उन्हें कहते हैं, कौन कौन से बैरियर्स आते हैं। तो बेसिकली ये 4 तरह के बैरियर्स होते हैं: सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एंड पर्सनल बैरियर्स। सबसे पहले बात करेंगे हम सिमेंटिक बैरियर्स के बारे में। तो सिमेंटिक बैरियर्स जो होते हैं इन्हें लिंग्विस्टिक बैरियर्स भी बोला जाता है, यानी कि लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स। अब सपोज कीजिए मैं अभी तो हिंदी में बोल रही हूँ, अगर मैं किसी ऐसी लैंग्वेज में बोलूँ जो आप लोगों को नहीं आती है, आपको समझ नहीं आती है, ठीक है, और आपको टॉपिक यही चाहिए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरी बात आप तक अच्छे से नहीं पहुँच पाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे कम्युनिकेशन में सिमेंटिक बैरियर। तो आप मेरी वीडियो नहीं देखोगे, आप किसी और की वीडियो जाकर देखोगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर, यानी कि एनकोडिंग और डिकोडिंग में फ़र्क होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मैं अपनी बात आपकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर पा रही है और आप मेरी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे। तो ये कैसे हो सकता है? या तो मैंने अपने मैसेज को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस ही नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोल दिया सेंड द गुड्स सून, कि गुड्स को जल्दी भेज दो। इसका मतलब ये भी हो सकता है, आप ये ले लो कि जल्दी भेज दो यानी कल परसों तक जल्दी जल्दी भेज दो, लेकिन ये भी हो सकता है कि मैंने अपनी तरफ से कहा हो कि अभी भेजो जल्दी। ठीक है, तो बात को क्लियरली ना कह पाना, ठीक है, वो आ जाता है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, यानी कि सिमेंटिक बैरियर। अच्छा, अब इसकी और भी कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे कि सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, अब कई बार एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स भी निकलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्लियर अगर ना समझ आ पाए। फॉल्टी ट्रांसलेशंस, अगर ट्रांसलेट ही हमने गलत तरीके से कर लिया, मैंने सही कहा, आपने आगे गलत तरीके से समझ लिया, तो वो ट्रांसलेशन में फॉल्ट आ गया, जिससे मेरा मैसेज आप तक नहीं पहुंच पाया, तो दैट इज़ ऑल्सो अ सिमेंटिक बैरियर। ठीक है, टेक्निकल जार्गन, मतलब कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, या सपोज कीजिए कि आप लोग अगर मेरे से पढ़ रहे हो, मैं कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर दूँ जो आपको समझ ना आए। जार्गन का मतलब लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो मैं कोई ऐसा टेक्निकल वर्ड यूज़ कर दूँ जो कि मुझे समझ आए, या फिर टेक्निकल या टीचर्स के लिए इजीली हो समझना, लेकिन अभी स्टूडेंट्स को अच्छे से ना समझ आए, कोई टर्म हो ऐसी। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है कि आप लोग समझ नहीं पाओगे इजीली, तो वो भी एक लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर आ जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड टेक्निकल जार्गन। जैसे एक्सपर्ट्स वगैरह अगर यूज़ करें तो उनके वर्कर्स को समझ नहीं आएगा जल्दी से। ठीक है, और लास्ट टाइप है बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर्स गलत तरीके के देने, या फिर देने सही और अगले बंदे ने गलत तरीके से उसे अंडरस्टैंड किया। ठीक है, ये होते हैं सिमेंटिक बैरियर्स के कुछ टाइप्स। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स, यानी कि स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। ये होते हैं हमारे पास आगे 4 एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं। जैसे कि मैं आपको कोई बात बोल रही हूँ और आपने कोई ध्यान ही नहीं दिया उस बात को सुनने में, तो अगर ध्यान नहीं दिया तो स्टेट ऑफ माइंड है, और अगर आपकी स्टेट ऑफ माइंड ही ऐसी है कि आप समझ नहीं पाए, तो फिर साइकोलॉजिकल बैरियर है यार ये, कि अगर आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे, आपका ध्यान कहीं और है। ठीक है, या फिर आपका विश्वास ही नहीं है मेरी बात पे, या फिर आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो। ठीक है, या फिर आपने पहले से ही देख के इवैल्यूएट कर लिया कि ये जो भी बंदा बात बोलने लगा है ये बेकार सी बात बोलने लगा है, तो छोड़ो परे, ध्यान मत करो इसकी बात में। ठीक है, तो वो भी एक आपकी माइंड की स्टेट है। ठीक है, माइंड से रिलेटेड है, तो इसलिए ये भी साइकोलॉजिकल बैरियर में आ जाता है। या फिर लॉस बाय ट्रांसमिशन, कई बार क्या होता है कि अगर मैंने आपको बात कहनी है लेकिन मुझे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, और आप बैठे हो स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत ऊपर जाकर, और बीच में 4-5 बंदे आते हैं जिनके थ्रू मेरी बात आगे आगे पास ऑन होनी होती है और फाइनली आप तक पहुंचनी होगी। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ अब
कुछ लोग क्या करते हैं कि बात में अपनी तरफ से कुछ और बातें ऐड करके बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने बात कुछ और कही है, उसमें एडेड होती जा रही है अपनी अपनी बातें सबकी, और फाइनली आप तक बात कुछ और ही पहुँचेगी, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है कि जो मेरी बात थी वो एक्चुअल में तो गुम ही होगी, गायब ही हो गई, बीच में क्या थी, ठीक है। सो दैट इज़ लॉस बाय ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की, यानी कि वो सारे कम्युनिकेशन में बैरियर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के कारण होते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ऐसी है कि कोई भी सबॉर्डिनेट बात नहीं करेगा, ठीक है, या फिर अगर हम ऑटोक्रेटिक स्टाइल अगर फॉलो कर रहे हैं लीडरशिप का तो उसमें भी, ठीक है। या फिर रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि सबॉर्डिनेट अपनी बात करने में ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पा रहा, ठीक है। थर्ड हमारे पास सॉरी गाइस, रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस, कई बार ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं तो कि लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, या फिर फॉलो तो कर रहे होते हैं और उसके कारण बात नहीं कर पाते हैं अपने सुपीरियर से, ठीक है। थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि बात करने तक की बहुत सारे बात करने के लिए, जैसे यहाँ पे बहुत बात करने के लिए बहुत सारे लेवल से गुजरना पड़ता है। तो इतने सारे लेवल से गुजरने से अच्छा कई बार लोग कहते हैं कि चलो छोड़ो, बात ही क्या करनी है, ठीक है। या फिर हो सकता है स्टेटस, कई बार स्टेटस कॉन्शियस मैनेजर्स भी होते हैं, मैनेजर्स का बिहेवियर भी तो अलग अलग होता है। अगर कोई स्टेटस कॉन्शियस मैनेजर है तो वो उसकी सोच ऐसी होती है कि मुझे तो कोई भी सबॉर्डिनेट सजेशन नहीं दे सकता, ठीक है, या फिर कोई भी सबॉर्डिनेट मुझसे बात नहीं कर सकता, मेरा लेवल डाउन जाता है, या कुछ भी है ऐसा सोच वाला अगर होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंडर ही आता है, क्योंकि बात नहीं हो पाती है सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के बीच में। चौथा जो है वो है पर्सनल बैरियर यानी कि किसी पर्सन का, किसी भी एम्प्लॉय का अपना कोई कारण है जिसके कारण वो बात नहीं कर पाता है। मे बी उसको ये डर है कि वो अथॉरिटी को चैलेंज कैसे करेगा, या फिर उसे सुपीरियर से बात करने के लिए इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर वो कहता है कि वो विलिंग ही नहीं है उस किसी सुपीरियर से बात करने के लिए, ठीक है। और या फिर कोई प्रॉपर इंसेंटिव्स नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय के पास कोई सजेशन है, वो सजेशन देना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि अगर वो सजेशन देगा इससे कंपनी का प्रॉफिट बहुत बढ़ेगा, लेकिन कंपनी मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं देगी, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है अपनी सजेशन यहाँ पे बताने का। तो ऐसा कोई इंसेंटिव हो तो ये पर्सनल बैरियर ये वाला तो हट ही सकता है, ठीक है। अब कौन से मेजर्स हैं हम इस कम्युनिकेशन को ईजीली फ्लो करवा सकें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। देखो, कल को आप में से कुछ लोग कंपनी के बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के मालिक होने वाले हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे आप इन बैरियर्स को हटा सकते हो, कैसे हर किसी को अपने साथ ओपन अप कर सकते हो, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सजेशंस पहुँचे और आपकी कंपनी ग्रो करे, ठीक है। और जो भी उसमें काम कर रहा है वो भी विलिंगली उसमें काम करें, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो कुछ भी उनसे बात कर रहे हो अपने एम्प्लॉय से, अपने सबॉर्डिनेट से, अपने आइडियाज़ को पहले तो क्लियरली क्लैरिफाई करो, ठीक है। दूसरी बात, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर। जो भी आपके एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली बात करो, ठीक है। गुड लिसनर बनाओ अपने एम्प्लॉयज़ को, कि जो भी आप बात कर रहे हो वो अच्छे से सुने, और आप खुद भी एक गुड लिसनर बनो कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ कोई बात आपसे करना चाहते हैं तो आप आराम से एक ऐसे तरीके से बिहेव करो कि वो भी कंफर्टेबल हो आपसे अपनी बात शेयर करने के लिए, ठीक है। और कोई भी बात करनी है, कोई भी डिसीजन लेना है, तो बेटर कि आप दूसरों के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कंसल्ट करो, ताकि उन्हें भी रिकॉग्निशन मिले उस फर्म में आपकी, ठीक है। और आपको अपने एम्प्लॉयज़ की नीड्स और इंटरेस्ट को भी देखना पड़ेगा, या जिससे भी आप बात कर रहे हो उनके नीड्स एंड इंटरेस्ट को। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड या गाइज प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।